भाजपा में हमेशा ये कहा जाता है कि हम माफी नहीं मांगते। बीजेपी का हैंडल ट्विटर पर कि ये देखिए हमने आपके लिए इस तस्वीर को दुरुस्त कर दिया। ट्विटर इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बोल रहा है कि आप हटा लीजिए इस बयान को। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। अमित शाह ने जब से ये बयान दिया कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है और अगर इतनी बार नाम भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल गया होता, इसके बाद से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बर्पा कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। और आपको लगेगा कि इस तरह से जबान फिसल जाने के बाद, या मैं कहूंगी दिल की बात जबान पर आ जाने के बाद, अमित शाह या कोई भी जो खांटी का नेता है, तजुर्बेकार नेता है, जिसने कई सरकारें चलाई हैं, वो ये समझेगा कि हम माफी मांग कर इसको आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये सब भाजपा में नहीं होता। भाजपा में हमेशा ये कहा जाता है कि हम माफी नहीं मांगते। इस सब के बावजूद कि अमित शाह अब सुधार कर रहे हैं अपने बयान में, कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन जितना अग्रेसिवली इस पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है, मैं कहूंगी मिस हैंडल किया जा रहा है, अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है। ये तस्वीर आप ये देखिए, इस तस्वीर को, यानी जहां पर अंबेडकर की तस्वीर लेके ऑपोजिशन के नेता बैठे हुए थे, वहां पर जो अमेरिकन कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस, उनका फोटो चिपका दिया है और कह रहा है बीजेपी का हैंडल ट्विटर पर कि ये देखिए हमने आपके लिए इस तस्वीर को दुरुस्त कर दिया। यानी ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो ऑपोजिशन है, वो जॉर्ज सोरोस या विदेशी ताकत मान लेते हैं, एक छिपा हुआ जो विदेशी हाथ, जिसके बारे में लगातार भाजपा के लोग आपको बताते रहते हैं कि वो विदेशी ताकतें हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये तो दुगना अपमान हो गया अंबेडकर का, क्योंकि इस तरह से तस्वीर को चस्पा कर दिया और ये कह रहे हैं कि हमने आपके लिए दुरुस्त कर दिया। अमित शाह अपने बयान से माफी मांगना तो दूर की बात है, ट्विटर को ने मैसेजेस भेजे हैं, ईमेल भेजा है, नोटिस भेजे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने अमित शाह के इस बयान को शेयर किया था, उसको बांटा था और कहा था कि ये कहने की कोशिश कर अमित शाह कि हटाया जाए। यानी देश के गृह मंत्री को का बयान हटाने के लिए भारत की सरकार ने ट्विटर को लिखा है। ट्विटर इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बोल रहा है कि आप हटा लीजिए इस बयान को। यह समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस तोड़ने मरोड़ने का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि खुद अपनी ही दवा का, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी अपनी ही बात का, अपने ही हुनर का जरा सी तस्वीर यहां पे नजर आ गई है। राहुल गांधी को लगातार पिछले न जाने कितने सालों से उनकी छवि को तमाम तरह के झूठ और तमाम तरह की चीजों से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश होती है, उसको कहते हैं तोड़ना मरोड़ना। यहां तो अमित शाह जो कह रहे हैं वही जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं और वही कह रहे हैं कि अंबेडकर का आपने अपमान किया है। लेकिन अब जो ये मैंने आपको बताया कि तीर जो कमान से निकल चुका है वो वापस नहीं आएगा। अभी हमने देखा महाराष्ट्र से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर और साउथ इंडिया तक भी तमाम अलग अलग जगहों पर अंबेडकर के इसके खिलाफ, इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कोशिशें कर रही है भाजपा की इस तरह से जो ये पूरा अग्रेसिव अप्रोच है उनकी, उससे इस पर लगाम लगा देगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 24 या 48 घंटे में इस बयान की भरपाई किसी भी तरह के फोर्स से, किसी भी तरह के बल से, चाहे वो कानून का सहारा लेना हो या कोई और सहारा लेना हो या पुलिस बल का सहारा लेना हो, इससे कुछ भी हासिल हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है, आप ये देखिए इन सब महत्वपूर्ण चीजों में कि 3 कम से कम एमपीज ऐसे हैं, 2 बीजेपी के और खड़गे साहब भी कांग्रेस पार्टी के, जो कि इस पूरी धक्का मुक्की में चोटिल हो चुके हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर चंद्रभूषण जी और साथ ही प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इन दोनों के जरिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। पूरे मुद्दे को जो बदलते हुए हम देख रहे हैं, जिसमें न सिर्फ कि पहले बयान दिया गया, बयान के बाद बयान की सफाई दी गई, अब बयान को हटाने की तमाम कोशिश हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कानूनी रूप से धमकाने की कोशिश हो रही है, ट्विटर के जरिए उनके पास संदेशा भेजा गया है कि ये तमाम हटा लीजिए। यानी कोई बयान किसी दूसरे का नहीं, खुद देश के गृह मंत्री का बयान ट्विटर से हटाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैंने जैसे बता रही थी अपनी प्रस्तावना में भी कि अब एक इसको ध्यान भटकाने की एक कोशिश के तौर पर राहुल गांधी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाजपा के सांसदों को उन्होंने जख्मी कर दिया है। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। समझें कैसे हम इस पूरे मसले को? मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब वो बोलेंगे अंबेडकर पे हमला। क्योंकि देखिए, बोलना तो निर्णायक रूप से उनको है ही, इसलिए कि जो इनकी हिंदू राष्ट्र की परियोजना है, उसमें जो आदमी सबसे ज्यादा
मजबूती से रोकने के लिए खड़ा है वो अंबेडकर ही है। इसके अलावा गांधी, नेहरू और अंबेडकर तीन ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की परियोजना को रोकने वाले लोग हैं। अब उसमें भी जैसे मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, एक अगर आप लोग फेसबुक पे होंगे, जो लोग भी हमारे दर्शक जो हम लोग को सुन रहे हो, डॉक्टर सिद्धार्थ की पोस्ट देखें, अभी कल की शायद पोस्ट है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ये कहा उसमें कि गांधी कुछ हद तक मतलब हिंदू धर्म वालों को उनके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं, और नेहरू के लिए उन्होंने कहा कि वो उनके लिए दिल में खंजर की तरह चुभते हैं। लेकिन अंबेडकर वो तलवार है जो आर पार उनके सीने के हो जाता है। तो भाई अब ये तो तय था। मैं तो हमेशा ही अपने विद्यार्थियों से, अपने कलीग से मैं कहता रहता हूँ कि भाई उस विचारधारा में आप लोगों के लिए कोई जगह वगैरह है नहीं हम लोग के लिए। तो जो लोग भी किसी भी लालच में जा रहे हैं वो उनको अल्टीमेटली ये बात समझनी होगी कि ये विचारधारा में आपके लिए कोई जगह नहीं है, और हम ही लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। कहने को भले ही मुसलमान और क्रिश्चियन उनके सरफेस पे हों, लेकिन अंततः तो जो हिंदू धर्म के भीतर के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और धर्मांतरण किए हुए अल्पसंख्यक हैं, वो सब उनके दुश्मन हैं। और ये बात बहुत दिनों तक ढकते रहे बेचारे। अपने अधिवेशनों में अंबेडकर के नाम पे कुछ मंडप बना देते थे, कुछ और हाँ, जब तक अ, कोशिश करते रहे कि किसी तरह से उनको इन्हेल कर लें, खत्म उनको अपने फोल्ड में लें, लेकिन संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। आप ये कह रहे हैं संभव नहीं है। मैं एक पल के लिए आपको रोकती हूँ, इससे पहले कि मैं जानूँ कि पूरी जो राजनीतिक एक तरह से मंशा और विचारधारा और उसको चुनावी राजनीति में कैसे तब्दील करती है भाजपा, इससे पहले लक्ष्मण यादव जी मुझे ये बताइए कि अभी जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उसे इस बात का तो एहसास हो गया है कि गलती हो गई है, तीर कमान से निकल चुका है। अब उस बयान को हटवाने के लिए, जो सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए, ट्विटर के ज़रिए धमकियाँ दिलवाने के लिए, इन सब के ज़रिए भाजपा कोशिश क्या कर रही है? अभी उसकी रणनीति क्या है इस वक़्त? अ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसे ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता तो चल गया है कि अंबेडकर पर बोलकर वो बुरा फँस गए। एक तो डॉक्टर अंबेडकर की आज़ादी के अमृत काल में, संविधान के 75वें वर्ष में जो अहमियत बनी है, उसे मैं इस देश की भविष्य की राजनीति के लिए एक बहुत सकारात्मक दृश्य की तरह देख पा रहा हूँ कि हर एक जन आंदोलन का नायक एक ऐसा शख्स बना है, जो समानता, न्याय, बंधुता, संविधान, वंचित शोषित को उनका अधिकार दिलाना, इन सब का एक बड़ा प्रतीक है। जिस दौर में गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, इन्हें नेहरू, गांधी, भगत सिंह सबके ऊपर स्थापित करने की एक मुट्ठी भर लोगों की कोशिश थी। ऐसे वक्त में अंबेडकर सब पर भारी हैं, एक तो ये बात है। लेकिन राजनीति करने वाले जानते हैं, अमित शाह ने अब तक इतना बैकफुट पर कभी किसी ने अमित शाह को नहीं देखा होगा, जितने बैकफुट पर अमित शाह अंबेडकर पर बोलकर आए हैं। एक तो ये पहलू है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, प्रधानमंत्री को ट्वीट पर ट्वीट करना पड़ा, वरना तो किसानों के आंदोलन के लिए एक लाइन बोल दिया जाता था कि हो गई तपस्या में चूक हो गई। और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत गंभीर मुद्दों पर वो कभी बैकफुट पर नहीं आई बीजेपी, अंबेडकर पर आई है, एक बात। लेकिन किस रूप में आई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका एटीट्यूड क्या है? क्या अमित शाह जी ने माफी मांगी? क्या अमित शाह जी ने ये भी बात बोला कि हमने गलत बोल दिया? अमित शाह जी क्या धमका रहे हैं कि कल ही बोल चुके थे वो, और आज उसकी काम शुरू हो गए कि हम लीगल एक्शन लेंगे। हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर या आधा अधूरा पेश किया गया। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में यही काम ही किया है। सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े देश विरोधी विपक्ष के नेताओं को साबित करने के लिए बीजेपी ने क्या-क्या किया था। ये क्लिप काट करके राहुल गांधी को पीछे से आलू और आगे से सोना, ये बीजेपी के बड़े-बड़े नेता करते रहे। आरक्षण 10 साल के लिए है, ये बीजेपी के बड़े-बड़े नेता और टीवी चैनल पर बैठ के उनके प्रवक्ता बोलते रहे।
और तोड़ लक्ष्मण जी मरोड़। ये भी याद दिला दूं कि इस यानी भाजपा के मुताबिक जो झूठ है या तोड़ मरोड़ का जो पेश किया जा रहा है, उसका मुकाबला भी दूसरे झूठ से किया जा रहा है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है, वो भी दूसरे सांसद को चोटिल कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा है, मैं आप नहीं, सड़क पे जाके 50 लोगों से पूछ लिया जाए जो ये कहेगा कि राहुल गांधी के अंदर 50 कमियां हो सकती हैं, 50 खराबियां उनके अंदर हैं, लेकिन क्या वो गुंडागर्दी कर सकते हैं? क्या वो सांसदों को जख्मी कर सकते हैं? और ऐसे वक्त में खासकर जबकि खुद एक बढ़ चढ़कर आगे इस एक तरह से इस राजनीति को भुनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से यही इनका तरीका है बीजेपी का। वो तर्क से आपसे नहीं लड़ते हैं, वो तथ्य से नहीं लड़ते हैं। उनकी लड़ने की शैली ही यही है। आजकल तो ट्विटर पर उन तमाम सिनेमा फिल्मों का छोटी-छोटी क्लिप वायरल हो रही है, टीवी सीरियल की वायरल हो रही है कि कैसे नौटंकी करने में कौन-कौन सा अभिनेता आगे था। आज बीजेपी का वह नेता सबसे आगे, मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी खिलाड़ी था। ये अभिनय था और आज तो सदन में ये हो गया। अब एक दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण पर तथ्य और तर्क से अब कुछ सूझ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा सड़कों पर उतर गई। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़कों पर उतर गई। दक्षिण भारत के राज्यों में सदन में मैं भी अंबेडकर आई जय भीम का नारा संसद से लेकर देश के दिल्ली से लेकर के दक्षिण और उत्तर तक गूंज रहा है। सड़कों पर अमित शाह के पुतले फूंके जा रहे हैं। कितनों पर कार्रवाई करेंगे और कैसे क्या कार्रवाई की धमकी से अमित शाह इसे रोक लेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि उल्टा इन्हीं लोगों को घेर लिया जाए। कल तक क्या कोशिश करते रहेगी? कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, सपा अंबेडकर विरोधी है। ठीक है, सबने किया, सबके अतीत में कुछ गलतियां रही होंगी। आज आम आदमी पार्टी कहाँ थी और आज अगर अंबेडकर का साथ ले रही है, तो भाजपा ये बताए कि वो सावरकर के साथ है कि अंबेडकर के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र क्या अंबेडकर के सपनों का भारत है कि नहीं है? अब तो डिबेट इस पर हो, इस पर डिबेट न हो इसलिए धमकाया जा रहा है। अब मैं आखिर में आपके सवाल का एक टू द पॉइंट जवाब ये भी दे दूं कि बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी हम्म। यही करेगी। बीजेपी हमलावर होगी। बीजेपी माफी नहीं मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, ये बात बड़े-बड़े नेताओं ने पहले कह दिया था। ट्रेन ट्रेन जाने पर कोई अब बीजेपी ने पिछले कितने बार कोई इस्तीफा लिया? ये इसलिए बीजेपी और एरोगेंट होगी और हमलावर होगी और झूठ पसवर होगी और बीजेपी ऐसे ही क्लिप काट करके कभी सपा पर हमला करेगी, कभी कांग्रेस पर करेगी, अभी राहुल गांधी पर कर रही है, फिर अखिलेश पर करेगी, फिर अरविंद केजरीवाल पर करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये है, बात अंबेडकर की है। मायावती जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कांग्रेस और सपा के खिलाफ बोलना था, तो पहले बोलना पड़ा कि अंबेडकर का ये अपमान जो अमित शाह ने किया है, ये उस समाज में अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो चाहे मायावती, अखिलेश, राहुल इन लोगों को आप कुछ भी कर लो। ये जो अंबेडकर के चाहने वाले पूरे देश में करोड़ों लोग हैं ना, 2-4 बुद्धिजीवी खरीदे जा सकते हैं जो अंबेडकर के साथ सावरकर बना करके बीजेपी का साथ दें। जनता नहीं खरीदी जा सकती। भूलेंगे नहीं अंबेडकर के लोग। आप लेटरल एंट्री करने वाले हो, आप आरक्षण खत्म करने वाले हो, आप जाति जनगणना विरोधी हो, अब तो डिबेट वहां जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अंबेडकर के साथ सावरकर का जो चूरन बना के बेचा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि इसमें थोड़ी सी अफीम मिलाकर जनता को सुला दिया जाए। चंद्रभूषण जी, मैं समझना चाहती हूँ अमित शाह के बयान को। वो हर बात लिखी हुई पढ़ रहे थे, देश की संसद में पढ़ रहे थे, किसी पत्रकार का जब सवाल नहीं था जिसका उन्होंने जवाब दिया और भूले से कोई उनके मुख से बात फिसल गई, जबान फिसलने वाली बात भी नहीं है। उनका ये कहना कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतनी बार अगर भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग मिल गया होता। लेकिन मैं वापस 7 आपको इस जन्मों के छोटे लिए बयान, स्वर्ग मिल गया होता। 7 जन्मों के लिए 7 स्वर्ग मिल जन्म। गया होता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहती हूँ और मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी को देना चाहती हूँ। जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी खुद अंबेडकर विरोधी है, अमित शाह ने ये कहा और 2 मिनट का जो उनकी बाइट है उसमें वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझती हूँ एक इतिहासकार के तौर पे आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो तथ्यात्मक रूप से क्या कह रहे थे वो, और दूसरी बात इस बयान के जरिए किस तरह की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1952 में जब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने उनको साजिश करके हरा दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया तो नेहरू ने कहा कि अंबेडकर के जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और
अब भारत रत्न भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने नहीं दिया। तो ये तमाम जो आरोप हैं, पहली बात तो तथ्यात्मक रूप से बताइए कि कांग्रेस ने कैसे हराया और क्या नेहरू ने ये कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? इस बात को पहले मैं आपसे समझती हूँ। देखिए, तथ्यात्मक रूप से ये समझिए कि नेहरू ने के कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अम्बेडकर साहब ने, तो हिंदू कोड बिल, आपको याद हो तो हिंदू कोड बिल को लेके वो इस्तीफा था। और ये तय सी बात है कि उस जमाने तक कांग्रेस ऐसे दलित नेताओं को पसंद करती थी जो उसके फोल्ड में समा जाने वाले। तो उस अर्थ में अंबेडकर उस तरह के तो नेता नहीं थे। तो ज़ाहिरा तौर पे जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सा, हालाँकि बाद में नेहरू ने वो काम किया कि उन्होंने वो पूरा हिंदू कोड बिल एक साथ नहीं, लेकिन उन्होंने पार्ट-पार्ट में उसको लागू कर पाए। लेकिन उस समय तो ये जो ये तथ्य बता रहे हैं, तो इन लोगों का आप इनकी राजनीति समझिए ना कि भाई हम लोग ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि आप अतीत में गलतियाँ हुई, तो गलतियों से सीखिए ना, अतीत की गलतियाँ ठीक क्यों करने लगे हैं? इतिहास की दृष्टि ये है कि गलतियां हुई तो उन गलतियों से सीखा जाए, रादर देन कि आप कहें कि अब उस गलती को ठीक करेंगे हम। अब हम 1947 के में आपका जो क्या कहते हैं रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उस क्यों नहीं मानेंगे, हम नए सिरे से सर्वे कराएंगे, ये जो चीजें हैं। तो इतिहास की गलतियों को ठीक करने से तो सड़कों पे होगा जो मतलब हम, मैंने पहले भी आपसे आपको याद हो तो ज्ञान वाजपेयी वाले पे मामले पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम लोग को ढकेला जा रहा है एक तरफ। और वो यही वो करते हैं। आप देखिए ना, आप, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। बुद्ध को अ, हिंदू धर्म के विष्णु का 10वां अवतार बताते हो, और बड़ी बेशर्मी से आप किसी भी मंदिर का एक्सकवेशन, आपको याद हो तो अयोध्या में एक्सकवेशन 3 बार हुए और बंद कर देने पड़े बीच-बीच में। क्यों बंद कर देने पड़े? 1990 में मैंने एक आर्टिकल लिखी थी शाह टाइम्स में कि खुदाई से क्या मिलेगा? नए आपको हर जो वैदिक मंदिर जो कहते हैं ना, उसको आप खोदेंगे तो ज्यादातर जगहों पे जैन और बुद्ध मंदिरों के अवशेष मिलने लगे। और अभी आपको मैं झारखंड में एक जगह है इतखोरी, हजारीबाग में एक जगह है, वहां पे मैं गया था अभी पिछले दिनों। तो वहां पे जो एक बुद्ध का इतखोरी के बारे में लोक कथा ये है कि यही वो जगह थी जहां पे भगवान बुद्ध बोध गया से आए, और उनसे मिलने उनकी पत्नी आई और उन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि चलिए अब घर चलते हैं, लेकिन वो नहीं, तो इत खोदी मतलब कि यहाँ आग पे खो दिया। लेकिन वहां पे बड़े बेशर्मी से जो स्तूप के अवशेष थे उनको वो शिवलिंग बना के वो दिखा रहे थे। हमने उसको वीडियो भी डाला है फेसबुक पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास का और कार के तौर पे तो मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास से सीखें, ना कि इतिहास की गलतियों को आप वर्तमान में ठीक करने की कोशिश करें। जी हाँ। पहली बात। लक्ष्मण यादव जी, वापस आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ और इस पूरी राजनीति को समझना चाहती हूँ अम्बेडकर के इर्द-गिर्द। हम तो जानते हैं कि बाबर से लेकर, हुमायूँ से लेकर, जहांगीर से लेकर, औरंगज़ेब से लेकर सैकड़ों साल पुराना इतिहास निकाल कर उस पर राजनीति करना चाहती है भाजपा, क्योंकि अब देखिए 11वां साल चल रहा है शासनकाल का और कुछ जनता को देने के लिए नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें अच्छी तरह पता है कि लोकसभा चुनाव में अभी जो एक लगभग हार का सामना करना पड़ा, या मैं कहूँगी एक अपमानजनक सी जो जीत मिली, उसकी क्या आप भी इस एनालिसिस से सहमत हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, इसको खतरे में बताकर विपक्ष ने एक बेहतरीन राजनीति का नमूना पेश किया? और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कोई झूठ है कि विपक्ष ने जब ये बात सामने रखी, ज़ाहिर है एक एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर या एक समूह के तौर पे वो चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता के सामने एक अपना चुनावी पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बात ऐसी है जो दुरुस्त नहीं है, कि लोकतंत्र खतरे में नहीं था या आरक्षण खतरे में नहीं था या संविधान खतरे में नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा इसको अच्छे तरीके से समझती है कि पिछले चुनाव में अभी 6 महीने पहले लगभग हारते-हारते जीती है भाजपा इसी मुद्दे पर, और इसीलिए इस कदर बचाव की मुद्रा में है कि वो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस? एग्जैक्टली मैं इसका अगर राजनीतिक पहलू देखें तो मैंने पिछली बार भी कहा, भारतीय जनता पार्टी और खासकर आरएसएस जिस विचारधारा को, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को भारतीय राजनीति में स्थापित करके मुट्ठी भर लोगों का शासन करना चाह रहे हैं, उसका मूल विचार ही अंबेडकर विरोधी है।
उसका मूल विचार ही सामाजिक न्याय विरोधी है। उसका मूल विचार ही एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का विरोधी है। उसका मूल विचार ही जाति जनगणना विरोधी है, शिक्षा को बेचकर महँगा कर देने का हितैषी है। उसका मूल विचार निजीकरण का है, ताकि 80-82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर रहें और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश चले। और यही गोलवलकर, यही सावरकर, यही हेडगेवार, इनका मूल विचार यही है। एक तो ये बात है। तो उनके सामने जो सबसे बड़ा वैचारिक प्रतिपक्ष था, वही सामाजिक न्याय का प्रतिपक्ष था, जिसे राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 में जब पकड़ लिया, जाति जनगणना के मुद्दे पर पकड़ा, संविधान के मुद्दे पर पकड़ा, तो वो नैरेटिव काम कर गया और भारतीय जनता पार्टी को उस पर आज भी, मैं दावे से कह रहा हूं, आज भी बीजेपी आरक्षण के विरोध में नहीं बोल सकती। जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन बोल नहीं सकते। वो जलेबी बनाएंगे, वो अंबेडकर के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये एक इस विचार का मूल था, क्योंकि वो ना, मुसलमान तो दुश्मन मिल जाता है भाई, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोदो तो पूरा हिंदू एक हो जाएगा। चलो उसके झंडा उतार के हरा झंडा लगा के भगवा लगाओ। गांव गांव में, मैं यूपी में बैठा हूँ, गांव गांव कथा भागवत कराओ, गांव गांव भगवा झंडा फहराओ, गांव गांव ये सब करो, तो बहुत सारी एससी, एसटी, ओबीसी जातियां गोलबंद होकर के हिंदू हो जाती हैं। मुसलमान दुश्मन बन जाता है। जब एससी, एसटी, ओबीसी सामाजिक न्याय के सवाल पर, अंबेडकर के सवाल पर, लेटरल एंट्री, एनएफएस, निजीकरण, ये जब पूछता है, तो दुश्मन कौन बनेगा? मुसलमान तो यहाँ दुश्मन बनेगा नहीं। मुसलमान ने तो मंडल कमीशन का विरोध करके कमंडल का आंदोलन किया नहीं। मुसलमान को आप जो है आरक्षण विरोधी तो घोषित कर नहीं पाओगे। ये इसलिए, एक तो ये पूरा वैचारिक पहलू है इसका। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, और आपने अपने सवाल में बिल्कुल ठीक कहा कि 24 में उसे ये दिख गया कि ये वो जगह है जहां वो हार जाएंगे। ये वो जगह है जहां उनके नेता गांव में नहीं घुस पाएंगे अगर वो अंबेडकर विरोधी साबित हो गए। इसलिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि हमलावर होकर के इस मुद्दे में बच जाएं। अंबेडकर विरोधी होना मतलब दलित विरोधी होना है। अंबेडकर विरोधी होना मतलब महिला विरोधी होना है, पिछड़ा विरोधी होना है। अब आखिर में, अब आपके मूल सवाल पर आते हैं कि होगा क्या? हम्म। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो जो संविधान विरोधी उसकी छवि थी, उससे वो उभरे। इसलिए मोदी जी संविधान पर माथा झुकाएंगे। 2 दिन की चर्चा होगी, 1.5 घंटे का भाषण होगा। सारा संविधान विरोध कौन किया? कांग्रेस ने। इमरजेंसी कौन लगाई? कांग्रेस ने। कौन अंबेडकर विरोध? वो सब किया उन्होंने। ये तो अचानक अमित शाह जी की जुबान से वो निकल गया जो दिल में था। ये एक बदकिस्मती। मोदी जी रामलीला मैदान की रैली में कहे थे कि किस्मत वाला हूं मैं, लेकिन अमित शाह जी की किस्मत ठीक नहीं थी। जो दिल में था वो जुबान पर आ गया, और जुबान पर ऐसा आया कि अब उन पे मुश्किल होगी। अब देखिए होगा क्या? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव, मायावती जी ने कहा कि जिलों का नाम अखिलेश यादव ने बदल दिया, अम्बेडकर विरोधी थे। आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पीडीए लड़ाई लड़ेगा, संविधान बचाएगा। हमारे नायक अम्बेडकर और लोहिया दोनों हैं। राहुल गांधी को आप कहते हैं कि उन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, आरक्षण के विरोध में राजीव गांधी ने भाषण दिया, इंदिरा गांधी, नेहरू, ये वो। लेकिन अगर राहुल गांधी आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर जय भीम का नारा लगाते हुए, जाति जनगणना की बात करते हुए, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं, कितने अरबपति हैं, और बीजेपी कैसे थोड़े भर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश गुलाम करना चाहती है, इस पर डिबेट क्यों नहीं करते? कि राहुल गांधी तो आज खड़े हैं जहां, अखिलेश यादव आज जहां खड़े हैं। इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल ये है कि वो सावरकर को बचाने के लिए अंबेडकर के खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत इस बेहतरीन देश बात आपने कही है। जी हाँ, आखिरी बात चंद्रभूषण जी ये बताइए कि अब जब हम ये देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का पूरा नज़ारा हमारे सामने दिखाया गया है। अंबेडकर पर एक शब्द ज़बान से निकल गया तो आप सड़कों पर देखिए जिसे कहते हैं कि रैला हो रहा है। लेकिन जब संविधान बदलने बिना बदले हुए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो बीजेपी कहीं न कहीं धँसती चली जा रही है कि बात ज़रूर वो हिंदू राष्ट्र की करती रहेगी और एक ऐसा तबका ज़रूर है कि जो उसको उस बात पे वोट भी देता रहेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा संभव होगा कि ये संविधान बदल देंगे? जिस तरह से नज़ारा हम अभी देख रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात जिस तरह से विपक्ष ने आगे बढ़ाकर उस पर एक मजबूत राजनीति तो कर दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए मतलब हम लोग को इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे मुझे लगता है कि हम लोग चाहे जितना भी स्यापा कर लें, इतिहास के चक्र को आप पीछे नहीं ले जा सकते। बात समझ रहे हैं? आप जिस तरह के राम राज्य की आप बात करते हैं, वो कर नहीं पाएँगे। आज ये काँच की हांडी है, आरफा जी मैं बता रहा हूँ, एक ही बार चढ़ेगी।
और उसके बाद ये अभी कई साल, जैसे आप यहाँ तक पहुंचने में, केंद्र तक पहुंचने में इनको कितने साल लगे आपको याद है? वे दो सांसद थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यही दो सांसद थे, और वो रथ लेके निकले। उसके बाद से जिस आदमी को वो श्रेय मिलना चाहिए भाजपा को यहां तक पहुंचाने का, उस वो तो गलियारे में, हाशिए में फेंक दिया गया। तो हम लोगों ने तो वहां से देखा, तो ये मतलब इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे मैं बहुत साफ हूं कि आप इतिहास के चक्र को मोड़ नहीं सकते। जी। आप दुगालता फैला सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन क्या ऐसा आप समझते हैं कि आप दोबारा से उन फ्यूडल मूल्यों के साथ कोई एक आधुनिक समाज में चल पाएंगे? लेकिन वो अब उनकी उनका वैचारिक संकट है ना ये, कि वो जिस विचारधारा के साथ खड़े हैं या जिस विचारधारा के बूते पे वो सत्ता का सुख ले रहे हैं, उसके पास और कुछ है ही नहीं। और कुछ नहीं है इनके पास, अपने नायक नहीं है तो दूसरों के तो नायकों को अपना दूसरों के बनाना नायक है और के अपने नाम चाहिए, अपने नाम चाहिए नाम उनको, भी सिर्फ चाहिए नाम और चाहिए। अपने खलनायकों को नायक बनाना है, ये भी करना है, क्योंकि ये नहीं हो नहीं, सकता जो आप बार-बार अच्छा सावरकर का अच्छा, जिक्र। और देखिए, इतिहास को आप समझते हैं क्या, मतलब ये काम जर्मनी में नहीं हुआ है कि इतिहास लिखवाने, क्या जर्मनी का पूरा हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा पढ़े जब, हिटलर वाला, तो वही चीजें तो ये कर रहे हैं, गोबल्स का काम कर रहे हैं, एक पूरा पूरा मीडिया सेल इनके जो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, क्या कर रहे हैं? वही कि भाई गलत बातों को हम इतनी बार गलत बातों को कहेंगे कि वो सही लोग मानने लगे। और दूसरी तरफ आप शिक्षा को इतना कमजोर कर दीजिए कि वहां पे लोग मतलब तर्क करने की शक्ति ही चली जाए। तो जी। इसी इसी प्रोपेगेंडा से वो चलना चाहते हैं, जबकि उनके पास है नहीं कुछ। जी मतलब हाँ, ये मेरा लेकिन अब ऑनेस्टली जो मान। बिल्कुल शुक्रिया बहुत-बहुत। अब जो कमान से तीर निकल चुका है, वापस नहीं जाएगा, जितनी भी कोशिश कर ली जाए। फिलहाल अभी देखते हैं आगे ये पूरी संविधान, अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, इस सब को लेकर जो बहस है, वो आने वाले दिनों में किस तरह से हमारे सामने उभर कर आती है। और साथ में ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी, यानी सूचना के हर स्रोत पर कब्जा होने के बावजूद भी कैसे भाजपा अपने नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस पूरे दौर में। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।